2024 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा में पढ़ रहे हैं या वहाँ पे पढ़ने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए फुल ऑफ चेंजेस रहा है। बहुत सारे बदलाव साल के शुरू में ही अनाउंसमेंट हो गई थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैपिंग की। फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर लेना मैंडेटरी हो गया। उसके बाद उनके वर्किंग आवर्स चेंज हुए और अब 24 आवर्स नो डाउट वो वर्क कर सकते हैं। इसके बाद जो भी रिसेंट चेंज हुई है दैट इज़ इनसाइड, मतलब अगर जो वो ऑन शोर है कनाडा में पढ़ रहे हैं, 1 नवंबर के बाद अगर वो अपना DLI चेंज करने का प्लान करें तो उनको स्टडी परमिट अप्लाई करना मैंडेटरी है। आज इसी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, क्या स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या पर्पज़ रहा है IRCC का इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। तो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए अपने वीडियो को अंत तक देखना है। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर करना है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पहले जब भी अपना DLI चेंज करते थे तो वो अपडेट कर देते थे IRCC को, अपनी GC की अकाउंट में जाके सारी डिटेल्स अपडेट कर दें। अब जो है डिटेल्स अपडेट करने तक सीमित नहीं रहा, नया स्टडी परमिट अप्लाई करना है। सबसे पहले IRCC ये क्यों कर रही है, क्योंकि वो स्ट्रीमलाइन कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जो इनका इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम है उसको बेटर कर रहे हैं। तो इसमें अभी IRCC का इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है। तो पहले IRCC चेक नहीं करती थी, अभी LOA वेरिफिकेशन भी होता है। IRCC अब पूछ भी सकती है स्टूडेंट्स को कि उनका स्टेटस क्या है। नो डाउट कॉलेजेस की तरफ से तो ये अपडेट जाती ही है IRCC को। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कहीं स्टडी परमिट की जो कंडीशंस है उसको ब्रीच तो नहीं कर रहे। तो काफ़ी चीज़ों को कंसिडर किया गया। वो चाहते हैं कि जो बच्चा जिस कॉलेज में गया है वो वहीं पे पढ़े, अगर वो चेंज करता है तो IRCC को अपडेट हो। इसी कारण स्टडी परमिट दोबारा अप्लाई करने की बात हुई। तो अब स्टूडेंट्स गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस। सबसे पहले आपको जो भी DLI चेंज करना है उसको ये ज़रूर चेक कर लेना कि वो DLI उसका जो भी उसका स्टेटस है वो वैलिड हो, वो सस्पेंशन लिस्ट पे ना हो, क्योंकि पीछे काफ़ी कॉलेजेस को सस्पेंड भी किया गया, उनका DLI कैंसिल भी किया गया। IRCC की वेबसाइट आपके लिए बाइबल का काम करेगी, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। साथ में ये भी देख लेना कि जो प्रोग्राम आप चूज़ करने जा रहे हैं वो प्रोग्राम आगे आपको PGWP देगा या नहीं। और ये भी बिल्कुल मत भूलना कि जो आप प्रोग्राम चूज़ कर रहे हैं उसमें कोऑप है कि नहीं। अगर आप प्रेजेंटली किसी कोऑप प्रोग्राम में गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर में कौन सा प्रोग्राम चेक कर रहे हैं, जो वो प्रोग्राम करें क्या उसमें भी कोऑप है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी बड़ी ज़रूरी है। पैसे पीछे नहीं रहेंगे, ऑफर लेटर पेड होती है। जिस भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी, अगर कोई अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी है तो वो डेफिनेटली ऑफर लेटर के चार्ज लेता है, जो ऑन एन एवरेज $50 से शुरू होकर $200-250 तक जाती है। तो भी आपको ये कॉस्ट भी वहाँ पे बेयर करनी पड़ेगी। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर अगर आपके केस में चाहिए तो आप उसको लोगे, नहीं चाहिए तो इट्स ओके। अदरवाइज LOA इज़ मैंडेटरी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, उसमें सारी कंडीशंस पढ़ लेना, क्योंकि उसमें आपको डिपॉजिट कितना करवाना है, कितने डिपॉजिट के बाद आपको LOA मिलेगी, उसके बाद क्या रहेगा, आपका प्रोग्राम का ड्यूरेशन, कोऑप वगैरह सब कुछ उसमें होता है, वो आपको चेक करना है। उसके बाद आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो रेडी करवानी होती है। तो इस टाइम पे क्योंकि आप रिसेंटली लैंड किए हो कनाडा में, ऐसा कनाडा में क्या हो गया कि यहाँ से जो प्रोग्राम आप चूज़ करके गए थे, यहाँ से जो आपने लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखी थी वहाँ पर आप उसको चेंज कर रहे हो, और नई LOE मतलब लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन जिसको SOP भी बोला जाता है वो आपको रेडी करनी पड़ेगी। उसमें सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा, ये ही आपको वीज़ा दिलाएगा। क्योंकि नया स्टडी परमिट अप्लाई करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका स्टडी परमिट 100% गारंटी है। तो मैं तो सबसे पहले यही सलाह देती हूँ कि आप नया स्टडी परमिट अप्लाई करने की बजाय यहीं से ही वो प्रोग्राम चूज़ करके जाएं जो आपके लिए बेटर हो, जिसका आपको बेनिफिट हो। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरी अब बात करते हैं, आपको इसके साथ अपनी वीज़ा एप्लीकेशन की सारी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आपने वहाँ पर जैसे अप्लाई करना है तो फंड्स भी दिखाने पड़ेंगे। नो डाउट पहले GIC होता था, तो अभी आपकी मर्जी, आप GIC पे करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, नथिंग इज़ मैंडेटरी, बट आपके फाइनेंशियल्स बहुत मैटर करते हैं। तो आप फाइनेंशियल्स भी दिखाओगे, अपना लिविंग एक्सपेंस जो आपका नेक्स्ट ईयर का ट्यूशन फ़ी रहेगा वो तो करना ही है,
क्योंकि ऑलरेडी आपने ऑफर लेटर का भी पे कर दिया, LOA आपको आफ्टर पेमेंट ही कॉलेज से मिली है। तो इधर भी अगर आप पुराने DLI में हो तो वहाँ पर भी एकदम से आपको रिफंड तो आएगा नहीं ना, उसमें भी टाइम लगता है, उसमें भी कितना डिडक्ट हो रहा है पैसा वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कोई 2,500 ले, कोई 3,000 के करीब आपसे डिडक्ट कर ले, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये आपने कंसिडर करना है। इसके साथ आपको अपनी वीज़ा की जो फ़ी है, एम्बेसी फ़ी जिसको बोला जाता है, $150 पे करनी है। नो डाउट बायोमेट्रिक्स आपके वैलिड हैं 10 ईयर्स तक के लिए, मेडिकल आपका 1 ईयर का वैलिड है, लेकिन ये वाली फ़ी तो आपको पे करनी पड़ेगी। मीनवाइल अगर आपका जो देखा जाए वीज़ा डिसीजन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है बच्चे, ऑन एन एवरेज 5 से 6 महीने का टाइम लगा के चलो, तो आपका एक इनटेक स्किप हो भी सकता है। तो अगर वो इनटेक स्किप होता है उस बीच में अगर आप स्टडी नहीं कर रहे तो आप पार्ट टाइम वर्क नहीं कर सकते, वीज़ा कंडीशन को मेंटेन करना है। उसी के साथ अगर आप स्टडी करते हो, भगवान ना करे अगर किसी भी कारण वीज़ा डिसीजन नेगेटिव आता है, तो आप आगे जाके अपना जो रीफंड लोगे अपने कॉलेज से, जिस नए कॉलेज में आप गए हो, उसका भी आपको देखना पड़ना है कि कितना आपको रीफंड मिलेगा। अगर आपने वहाँ पे जो क्लास लगाई है उसका स्टडी परमिट नेगेटिव आने के कारण वो क्लास में आपके जितने भी एक्सपेंस हुए हैं, जितना भी खर्चा गया है, वो लाखों में जाता। अगर इंडिया की बात करें तो वो उसमें से आपको रीफंड होने के चांसेस नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू, अपनी LOA को ध्यान से गो थ्रू कर लेना, वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, कॉलेज से ज़रूर डिस्कस कर लेना। ज़्यादा वर्कलोड में है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोसेस करनी है। वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशंस जा रही हैं, अभी सेम कैटेगरी है, सबके पास सेम वे में एप्लीकेशन जा रही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पे STS है नॉन STS है, तो सभी का नॉन STS हो गया हुआ है। तो इस टाइम पे IRCC के पास क्या चैलेंजेस हैं? अब ये नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स चैलेंज फेस कर रहे हैं, IRCC मतलब जो आपके वीज़ा को असेस करते हैं, एप्लीकेशन को जो उसका डिसीजन देते हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। क्योंकि अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स चेंज करते हैं, नया स्टडी परमिट मतलब एड ऑन विद मोर एप्लीकेशंस, ऑलरेडी बैकलॉग इतना ज़्यादा है, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। तो जब आप दोबारा एप्लीकेशन लगाते हो तो और ऐड ऑन हो जाएगा बैकलॉग। अब इसके लिए IRCC क्या चैलेंज फेस कर रही है, तो उसको कैसे वो चैलेंजेस को ओवरकम कर रही है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या वो मैन पावर बढ़ा रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं, या अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें उनको भी देखनी पड़ेंगी। अब ये आने वाले टाइम में कितनी देर ये पॉलिसी चलती है तो टाइम ही बताएगा IRCC को, स्टूडेंट्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। होपफुली आपको मैंने व्यू दे दिया है। अगर आप इनसाइड कनाडा हैं, DLA चेंज करने का प्लान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखना। गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मेरी अगली वीडियो किसी और इन्फॉर्मेशन के ऊपर।